हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3 हमने पढ़ा दिया है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसके पहले जो भी चैप्टर हुए हैं नहीं देखे, प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में हमारे ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, ये है हमारा ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा ये है चैप्टर जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, पहला लाभ है इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये जो सीएनजी और एलपीजी जो है, इससे क्या होता है, प्रदूषण जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है गैर प्रदूषणकारी, मतलब इससे प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, ना के बराबर होता है। एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना तथा वाहन करना आसान है। मतलब संग्रह करने का मतलब इसको हम स्टोर कर सकते हैं, और इनका संग्रह मतलब संग्रह और स्टोर बातें एक ही होती है। और वह वाहन करना मतलब इसको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। स्टोर करने का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, वो सिलेंडर में हमारी एलपीजी स्टोर होती है, मतलब इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर कहीं आना जाना हुआ, हम इसको आसानी का मतलब उठाकर रखना पड़ेगा। सिलेंडर भारी होता है, कभी कभी सिलेंडर भाई छोटे भी होते हैं, इनको आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है। फिर लिखा है तीसरा पॉइंट हमारा, इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। मतलब जैसे कि इनमें प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है, मतलब जब हम इनको जलाते हैं, जब इनका यूज होता है, तो अदर की अपेक्षा जो हमारी ऊर्जा देने वाली चीजें हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हमारी इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर लिखा है एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी होता है। ठीक है, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और सस्ती कीमत भी होती है, मतलब ये सस्ते होते हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल या डीजल। ठीक है, एलपीजी और सीएनजी दोनों ही जलने के बाद लगभग कोई राख नहीं छोड़ते। तो हम जानते हैं कि घरों में हम इतना सीएनजी को देखा या ना हो देखा हो, पर एलपीजी तो देखा ही होगा। घरों में हमारा खाना बनता है गैस पे, क्या उसमें कोई राख छूटती है? नहीं। हाँ, अगर हमारी गैस में कोई गड़बड़ है तो बर्तन नीचे से हल्के काले वाले पड़ सकते हैं, पर ये कोई राख वगैरह नहीं छोड़ती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहे हैं पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। मतलब किसका उत्पाद, पेट्रोलियम का कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसको हम सड़क बनाने में उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिटुमेन। सड़क निर्माण हेतु आंसर जो है वो हमारा बिटुमेन है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, बिटुमेन है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, सड़क निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये तो रहा पेट्रोलियम का उत्पाद जो सड़क निर्माण में यूज होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कोयले का कौन सा उत्पाद है जिसको हम सड़क निर्माण में यूज करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन्होंने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को पढ़ाया था, उन बच्चों को जरूर पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कम आर्द्र भूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। मतलब लगभग 300 मिलियन साल पहले क्या हमारे यहाँ क्या था, पृथ्वी पर बहुत सारे घने घने जंगल थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैसे बाढ़ आना, ये सबसे क्या हुआ, ये जो हमारे जंगल थे मिट्टी के नीचे दब गए। अधिक मिट्टी जमा होने के कारण ये संपीड़ित हो गए, मतलब संकुचित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उन पर ताप भी बढ़ता गया। उच्च दबाव और तापमान के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कैसे,
उच्च दबाव और तापमान के कारण क्या हो गए, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने लगे। कोयले में मुख्य रूप से ये कार्बन होता है, इसलिए मृत वनस्पतियों कोयले में बदलने की प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। मतलब ये जो धीरे धीरे ये जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो मृत पेड़ पौधे थे, दबने के कारण, उनपे उच्च ताप और दबाव के कारण क्या हो गया, ये कोयले में परिवर्तित होने लगे। अब कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो थी काफी धीमी थी, या इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, कार्बनीकरण कहा। कार्बनीकरण प्रक्रिया के कारण ये जो चीजें थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई। ये सारा हमने आपको चैप्टर में समझाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे का वाले में कह रहे हैं डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। हमें बताना है कौन सी जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है। देखो जो कोयला होता है वो वनस्पतियों का जीवाश्म ईंधन है, वनस्पतियों के जीवाश्म से बना हुआ ईंधन है। और पेट्रोलियम जो है वो मृत जो हमारे समुद्री जीव वगैरह थे, ठीक है, समुद्री जीवों के जीवाश्म से बना ईंधन हमारा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो पेट्रोलियम के संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम संशोधन कहलाता है। मतलब पेट्रोलियम जो होता है, हमें तो एक गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ, गहरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, उससे हम कई सारी चीजें पृथक करते हैं, जिसे हमारा डीजल, पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, कई सारी चीजें मिलती हैं। मतलब इन सब चीजों को अलग किया जाता है। तो इसी प्रक्रम को हमने क्या कहा है, संशोधन कहा है। क्या कहा है, संशोधन कहा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है वो सीएनजी है। इसीलिए अब जो अधिकतर वाहन हमारे ऑटो हुए, कार हुई, ये सेवा वो हुआ, सारे सीएनजी से चलने वाले आ रहे हैं, क्योंकि इनमें प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इस सीएनजी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो भाई जीवाश्म ईंधन है जो है, लाखों साल लग गए हैं इनको बनने में, क्या आप इसको प्रयोगशाला में बना लोगे, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। फिर इन्होंने कहा है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो बिल्कुल नहीं भाई, सीएनजी हमारा, इसमें प्रदूषण जो होता है वो ना के बराबर होता है। इसीलिए तो अब वाहनों को किससे किया जा रहा है, सीएनजी से चलने वाला बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर एक कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही बात है। अगर कार्बन के शुद्ध रूप की बात की जाए तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। ये भी हमने आपको कल पढ़ाया था, तो आंसर हो जाएगा सत्य। फिर कह रहे कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। कोल तार जो होता है कोयले से ही प्राप्त होने वाला विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसको हम सड़क बनाने में यूज करते हैं। तो ये बात भी सत्य हो जाएगी, इससे बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, ठीक है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो भाई मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, ये बात सही है, पर इन्होंने बोल दिया नहीं है, तो नहीं है बोला है, तो इसलिए ये हमारा असत्य लग जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। मतलब ये जो हमारे जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त क्यों हो जाएंगे, सीमित प्राकृतिक संसाधन क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें कल पढ़ाई है, तो चैप्टर पढ़ना जरूर, ठीक है। चैप्टर पढ़ लोगे तो ये सारे के सारे आंसर आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से आपको एक एक पॉइंट हमने समझाया है, पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। चैप्टर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और आपको जैसे कि ये जो नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स, आपकी सारी की सारी बुक्स चाहिए
तो ये आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ऐप पे मिलेगा। ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में ये है हमारा 8th क्लास का स्पेशली ऐप जो कि नया बनाया है, इसका नाम है जोजस मैथ क्लास 8। ये 6 क्लास का, ये 7 क्लास का, ये यहाँ पे तो सारी क्लासेस होती हैं, हर क्लास की क्लासेस होती हैं, ठीक है। और ये अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैनल है। तो एट यहाँ पे आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ जो है स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आप पढ़ लेना। यहाँ पे साइंस भी पढ़ाई जाएगी, अगर आपकी डिमांड आई तो अदर सब्जेक्ट भी हम यहाँ पे देख लेंगे। स्पेशली 8th क्लास का हमारा ये चैनल है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन था जीवाश्म ईंधन जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। आंसर हो जाएगा मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उच्च तापमान, उच्च दबाव से लाखों वर्षों की अवधि में जीवाश्म ईंधन होता है। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बना कि जानवर थे, जो मृत पौधे थे और जानवर थे, ये दब जाने के कारण, ठीक है, जमीन में मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण इन पे क्या हुआ, उच्च तापमान पड़ा, उच्च दबाव पड़ा, तो लाखों वर्षों की अवधि के बाद हमारा क्या हुआ, ये जीवाश्म ईंधन बन गए। जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ये प्राकृतिक ईंधन जो होता है, हम इसको थोड़े से समय में ये कह दिया जाए कि हम जीवाश्म ईंधन बना लेंगे, तो नहीं हो सकता भाई। ये जो हम जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हैं वो लाखों वर्षों में बना है, हम इसको थोड़े से समय में नहीं बना सकते। अतः सही तरीके से इनका उपयोग ना करने पर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास इतनी चीज है, इस चीज को हमें कई दिनों तक चलाना है, तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास इतना इतना ही चीज है, हमको इसको खाना है 10 दिन के लिए, पर आप खा रहे हो इतना ज्यादा खा रहे हो, इतना ज्यादा खा रहे हो कि 2 ही दिन में खत्म हो गया, बाकी 8 दिन के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। मतलब ये सीमित मात्रा में, तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। कोक के अभिलक्षण क्या है, इनके उपयोग क्या है। तो कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ये बात ध्यान रखना। कोक एक कठोर, सनद्र और काला पदार्थ है, यह कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है, कोयले के विनाशकारी आसवन के द्वारा निर्मित होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग घरेलू, ठीक है। तो इस दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग घरेलू के साथ साथ चूल्हे और भट्टियों में एक औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घरेलू जो चूल्हा होता है और भट्टियां जो होती हैं वो औद्योगिक ईंधन इसके रूप में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। यह बहुत कम या बिल्कुल धुआं नहीं देता है, ठीक है, यह बहुत कम है, धुआं ना के बराबर देता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, मतलब धातुओं को साफ करने के लिए, धातुओं को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। मतलब पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का होता है, इसीलिए क्या होता है, ये इसकी सतह पर तैरता रहता है। तो डायग्राम हमने देखा था, क्या देखा था, ये हमारी चट्टान थी इस तरीके से, यहाँ पे ये सब चीजें दबी पड़ी हुई थी। फिर क्या था, इधर साइड में हमारा ये क्या था, जल था, ठीक है। अब जल के ऊपर ये हमारा नीचे तो क्या है, जल है, जल भारी है, इसलिए जल हमारा नीचे है। और ऊपर क्या है, ये हमारा ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम, ये हमारा ऊपर हल्का होने के कारण ये ऊपर तैर रहा है, ठीक है। ये पेट्रोलियम हमारा ऊपर तैर रहा है, फिर हमारी इस तरीके से चट्टाने हैं, ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे जल वगैरह है,
फिर यहाँ से इस तरीके से कुएं बनाए जाते हैं, कुएं से इनको निकाला जाता है। इस तरीके का कुछ डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रक्रम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम जो होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुछ कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर और x अक्ष को आलेखित कीजिए और वर्ष को x अक्ष पर आलेखित कीजिए। निर्देशांक जैसे बनाते हैं वैसे ही लगभग है, कुछ ग्राफ बनाना है। तो प्रतिवर्ष जो है वो हमारी कमी होती जा रही है। जैसे 2010 में क्या था, 10% की कमी हुई, और 2004 से देखते हैं 7.8 की कमी हुई, 5 में 8.6 की, 2006 में 9% की कमी हुई, 2007 में 9.5 की, 2008 में 9.9 की, 2009 में 11.2 की, 2010 में 10 की। मतलब थोड़ा कुछ सुधार हुआ 2010 में, तो इसका डेटा जो है अच्छा आया, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा है। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ष दिखाए हैं ये, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। ये वर्ष के लिए है हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रतिशत की कमी, ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो हमारा डेटा है इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी कमी, किसमें, प्रतिशत में कमी। और ये है हमारा वर्ष 2004, ये हमारा वर्ष 2005, ये वर्ष हमारा 2006, ये हमारा वर्ष 2007, ये हमारा वर्ष 2008, ये हमारा वर्ष 2009, ये हमारा वर्ष 2010, ठीक है। इधर हमारे वर्ष दिखाए गए हैं, ठीक है। 2004 में हमारा यहाँ पे कितना बोला गया था, 7.8 बोला गया था शायद, क्या बोला गया था, हाँ 7.8 फिर 8.6 फिर 9। देखो यहाँ पे 7.8 यहाँ पे लगभग आएगा, फिर 8.6 यहाँ पे आया। इस तरीके से ये आपको निर्देशांक तो आते ही होंगे, इस तरीके से ये चीजें जो है यहाँ पे दर्शा दी गई है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे जब आपके पास ग्राफ होगा ना, यहाँ पे इस तरीके से आसानी से कर लोगे। जो डेटा दिया गया है उस वर्ष के पास जाओ और यहाँ पे हमारे इधर के डेटा दिए गए हैं उनसे कर लो, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरे सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने कंप्लीट करा दिए। उम्मीद है क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।